आइए दोस्तों, अगला चैप्टर शुरू करने से पहले हम पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लें। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 900 वर्षों का इतिहास था। पहले साहित्य कहते किसे हैं? तो साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस हित्य। सा का अर्थ है साथ में और हित्य का अर्थ है हित, अर्थात दूसरों का भलाई हो। जहाँ सबकी साथ हो वहीं पर सबकी बात हो, अर्थात वही साहित्य कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि श्रेष्ठ व्याकरणकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उन्होंने बताया था कि साहित्य समाज का दर्पण है और किस तरह रामायण और महाभारत को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया था। जैसे बालकृष्ण भट्ट ने बताया कि साहित्य जनता के हृदय का या जन समूह के हृदय का विकास है। हिंदी साहित्य की लेखन की शुरुआत कब से हुई थी? तो 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की लेखन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ ने लिखा था, और उसके बाद अपने पिताजी वल्लभाचार्य ने के 252 शिष्य हुए। तो इन्होंने जो गोकुलनाथ थे, ये 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी। 252 आ जाते हैं नाभादास, जिन्होंने भक्तमाल लिखा था। अग्रदास के श्रेष्ठ शिष्य थे नाभादास। अग्रदास राम काव्य में रसिक भावना मिला दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि रसिक भावना किस कवि ने राम काव्य में मिलाया? तो अग्रदास महोदय ने, जो कि राम के भक्त थे। इसके बाद आ जाते हैं कालिदास त्रिवेदी, जिन्होंने लिखा है कालिदास हजारा। गारसा दत्तासी से ये वास्तविक व वैज्ञानिक शुरुआत होता है, क्योंकि इन्होंने लिखा था फ्रेंच भाषा में। इस्तावर दलाल इत्योर इंदोई हिंदुस्तानी, इनका फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पहले भाग का प्रकाशन जो हुआ था 1839 में हुआ था, और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था। नेक्स्ट कवि आते हैं मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने लिखा था तज़किरा ए शुघराई हिंदी। नेक्स्ट आते हैं शिव सिंह सेंगर। इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज, 1883 ईस्वी में लिखा था। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन आते हैं, जो कि लिखते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। हिंदी भाषा में अनुवाद किशोरी लाल गोस्वामी ने किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई जो हैं मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखते हैं। तभी तो शुक्ल जी कहते हैं, उन्होंने स्वीकार किया है शुक्ल जी ने, कि मैंने अपने हिंदी साहित्य में कवियों का विवरणात्मक परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखे हैं? हिंदी साहित्य में सबसे प्रचलित हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये विधेयवादी पद्धति से शुक्ल ने हिंदी साहित्य को लिखा। शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास शब्द से ग्रंथ लिखा था, जिससे संबंधित और पुनर्वर्धित कर करके उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में ग्रंथ बनाया। यही ग्रंथ वो ग्रंथ है जो आज भी हिंदी साहित्य का रामचरितमानस माना जाता है। शुक्ल जी की क्या बारीकी थी, उन्होंने विधेयवादी पद्धति को कहाँ से अपनाया और हिंदी साहित्य का इतिहास आगे कैसे बढ़ा। आदिकाल में जब हम अपभ्रंश से आगे बढ़ते हैं तो आदिकाल के 6 रूप मिलते हैं: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, गद्य साहित्य और लौकिक साहित्य। आइए चलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ने। ये इतने प्रचलित क्यों हुए? तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा था हिंदी साहित्य का इतिहास।
1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास इनका। हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ देसी भाषा काव्य संवत 1050 विक्रम संवत से माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास से हिंदी कहकर हिंदी की पृष्ठभूमि में अपभ्रंश को ला दिया। शुक्ल के संदर्भ में नामवर सिंह का कथन है, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसको मानवीय चेतना से अनुप्राणित कर साहित्य बना दिया। डॉक्टर जैनेन्द्र ने अपने ग्रंथ में बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास को जुटाया है, जगाया नहीं, अर्थात अपनी तरफ से कुछ दिए नहीं, बल्कि प्राप्त संसाधनों और अव्यवस्थित संसाधनों को एकत्रित करके रख दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश के पहले को संध्येय कह दिया और अपभ्रंश को उन्होंने चारण काल कहा था। शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित शब्द सागर की भूमिका में पहले पहल अपने साहित्यिक ग्रंथ को हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित करवाया। पुनः इसे संवर्धित व परिवर्धित कर हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित करवाया। पहले इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास था, फिर उसके बाद वह पुनः चेंज कर हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से प्रकाशित करवाएंगे। शुक्ल जी विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए जनता के चित्तवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जनता के विचार किस युग में कैसे थे, शुक्ल जी ने वर्गीकरण किए हैं। शुक्ल का साहित्य, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, किसी साहित्य को हम 4 चरण में बांट सकते हैं: प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। प्रथम चरण को आदिकाल, द्वितीय चरण को पूर्व मध्यकाल, तृतीय चरण को उत्तर मध्यकाल और चतुर्थ चरण को आधुनिक काल। इन चारों चरणों को अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अनेक नाम दिए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिए। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन व नामकरण। गारसा दत्तात्रेय के द्वारा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का कार्य गारसा दत्तात्रेय ने किया था। 1839 ईस्वी में लिखे थे, जिसका नाम था स्थावर दलाल तित्योर इंदुई ए हिंदुस्तानी। यह हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ था। यहीं से हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत हुई। इन्होंने न काल को विभाजित किया था और न कोई नाम रखा था। हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं नामकरण करने का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ से। इस ग्रंथ में ग्रियर्सन ने वर्णाक्रम पद्धति के द्वारा इन्होंने उसको विभाजित किया। काल विभाजन व नामकरण के आधार पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने काल विभाजन व नामकरण के आधार पर काल को किस तरह बांटा गया है। जैसे पहला देखते हैं ऐतिहासिक काल क्रम के आधार पर काल विभाजन, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब जो है ऐतिहासिक काल क्रम के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। दूसरा है शासक और उसके शासन काल के आधार पर वर्गीकरण, जैसे एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल। ग्रियर्सन ने ऐसा किया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में लिखा था इन्होंने। तीसरा है लोकनायक और उनके प्रभाव काल के आधार पर, जैसे चैतन्य काल, गांधी युग इत्यादि। चौथा है साहित्य नेता और उसके प्रभाव के आधार पर, जैसे रविंद्र युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। पांचवा है राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक घटना पर आंदोलन के आधार पर, जैसे हो जाएगा पांचवा का भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, स्वतंत्र युग काल। छठा है साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे रोमानी युग, रीति काल, वीरगाथा काल, छायावाद काल। आइए देखते हैं नीचे। चैतन्य बंगाल को पूरी तरह से प्रभावित किए थे। बंगाल को अपने धार्मिक दर्शनों, महत्व, सिद्धांतों से
उन्होंने संपूर्ण बंगाल में कृष्ण भक्ति का जो परचम लहराया था, इसलिए बंगाल के साहित्य में चैतन्य काल एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण साहित्य युग रहा है। गांधी युग। जब हम गुजराती के साहित्य को देखते हैं यहाँ पर रहेगा गुजरात के साहित्य को देखते हैं तो गांधी का जीवन गुजरात के साहित्य पर एक हिसाब से पूर्णतः पड़ा रहा है। हिंदी साहित्य के अग्रदूत कहे जाने वाले, नवयुग के अगुआ कहे जाने वाले भारतेंदु और व्याकरण सम्मत साहित्य का निर्माण करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर संपूर्ण साहित्य को इन व्यक्तियों ने प्रभावित किया। तो इनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए इनका प्रभाव जो है का ध्यान में रखते हुए इनके नाम पर साहित्य का नामकरण हुआ। जैसे हम देख लेते हैं कि काल विभाजन एवं नामकरण, आचार्यों के नाम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, समय है 700 से 1400 ईस्वी, और पूर्व मध्यकाल को स्वर्ण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, पूर्व मध्यकाल को माध्यमिक काल कहा, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा, आधुनिक काल को गद्य काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल और आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को वीरगाथा युग कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति युग कहा, उत्तर मध्यकाल को रीति युग कहा, आधुनिक काल को नवीन विकास काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने ये काल विभाजन शुक्ल जी की तरह किए हैं। शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और श्याम सुंदर दास युग बस जोड़ दिए हैं, वहाँ पर काल के स्थान पर युग जोड़ा है और बाकी सब वही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हूबहू वही चीज़ कहे, जैसे आदिकाल को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहा है इन्होंने, और पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल को ऐड कर मध्यकाल व विकास काल कहा है और आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा है। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार प्रथम कवि माने हैं, जैसे कि हिंदी का प्रथम कवि समय और मानने वाले विद्वान शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि पुण्य और पुण्य को माना है और 7वीं शताब्दी था उस समय। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु तीनों ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य और पुण्य को स्वीकार किए हैं और 7वीं शताब्दी ही समय है। राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना है, 8वीं शताब्दी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है स्वयंभू और सरापा दोनों को मानते हैं, 8वीं शताब्दी है। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को मानते हैं, जिन्होंने लिखा है भारतेश्वर बाहुबली रास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं। अब्दुल रहमान का ग्रंथ है संदेश रासक। सर्वमान्य मत दिखाई पड़ता है सरापा को लेकर। हिंदी के प्रथम कवि सरापा की जो रचनाएं मिलती हैं वे सभी मुक्तक काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार 933 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। हिंदी ग्रंथ में 250 दोहे हैं जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। वह जैन धर्मी जो जैन धर्म को स्वीकार करके भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किया करते थे, उन्हें श्रावक कहते थे। आज इतना ही। कल हम आपको अगले चैप्टर में हम आपको आदिकाल के